दिल्ली में हुआ है। डीडीए सरकार ये हुआ नहीं करती थी दिल्ली में, लेकिन डीडीए हमारे सामने बनती है और आज डीडीए हम पे दावा कर देती है ये जगह हमारी है। डीडीए सामने शिवम एन्क्लेव डीडीए के हैं। यहाँ पहले खेत हुआ करता था, खेत सब्जी उगाया करती थी। डीडीए ने उस टाइम में ये जगह खरीदी थी, खरीद के यहाँ थे। आपका मिलत टाइम्स में मैं आपके साथ रुखसार अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर की एक बस्ती में, जहाँ पे सरकार ने बिना नोटिस दिए बस खाली खंबे पर एक नोटिस चिपका कर गई है। यहाँ पर किसी बस्ती वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है उनकी बस्ती तोड़ने के लिए। उनसे बात करना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सांसद है वो बीजेपी के गौतम गंभीर सांसद है, तो उनसे बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। तो सर आप बताइए पहले, आप बताइए। मेरा नाम बलवंत कौर है। हमें 50 साल हो गए यहाँ पे रहते। नोटिस चुप करके लगा गए 1 तारीख को, कोई बताया नहीं, कोई किसी को कहा नहीं। अब हम तो नोटिस देख के हमारे तो पैरों की रेती धरती खिसक गई। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पोते पोतियाँ हैं, बच्चे हैं। हम नोटिस क्यों चिपकाया? मतलब ये नहीं पता क्यों चिपकाया, कोई किसी को बताया नहीं, इंग्लिश में चिपका गए। अब हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता क्या कर गए क्या नहीं। तो आप 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप बताइए, आप कब से रह रहे हैं? मैम मेरा जन्म वैसे यहीं पर ही हुआ है और जब से पैदा हुए हैं तब से यहीं पर ही रह रहे हैं। मेरी फैमिली यहीं पर रह रही है, मेरे माता पिता यहीं पर रह रहे हैं। अभी 1 तारीख को हमें डीडीए द्वारा एक नोटिस मिला कि 18 तारीख को ये कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें कुछ हमारे यहाँ का खसरा नंबर भी मेंशन नहीं था। यहाँ तक कि मतलब उसमें ये हमें दिखाई दिया कि डीडीए के पास भी पूरी जानकारी नहीं थी। और जो ये ध्वस्तीकरण का जो हमें एक अंदेशा लगा वो ये था कि सामने एक गुरु गोविंद सिंह जी यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसके लिए एक सेपरेट रोड बना रखने के लिए और वहाँ पे बसेस खड़ी करने के लिए उन्होंने इधर से रोड ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है और इधर की कॉलोनियों को मतलब तोड़ा जा रहा है, इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। और तो आपका परिवार, मैंने मतलब एक खबर में पढ़ा है कि आपका कुछ ऐसे परिवार है जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पर लोग 70 साल से ऊपर से रह रहे हैं। यहाँ पर 70 साल से ऊपर से रह रहे हैं। तो अब तो सबके पास सभी नागरिकता होगी, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। बिजली का बिल है, आप देख भी सकते हैं, बिजली के यहाँ पे लगे हैं और ये आज से नहीं कम से कम 15-20 सालों से लग रहे हैं और हम पे भी कर रहे हैं। राशन कार्ड है हमारे पास, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी हमारे पास होती है वो सब कुछ है। हम जब ये आज़ादी मिली थी पाकिस्तान का और ये जो भी हुआ था बंटवारा, उस समय से यहाँ पर रह रहे थे। तो जब ये सरकारें बनी भी नहीं थी तो उस समय पे क्या हुआ था कि जब ये विभाजन हुआ हमारे देश का तो किसी ने यहाँ पे आके रजिस्ट्रियाँ थोड़ी ना करी थी कि अब ये जो लोग हमसे अब रजिस्ट्रियाँ मांग रहे हैं। सरकारें जैसे जैसे हम ही लोगों ने वोट दे देकर बनवाई, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंटेशन बनाए हम उसी के बिहाफ पर यहाँ पर बसते चले गए। आज 50 साल से ऊपर सभी लोगों को यहाँ पर मोस्टली हो चुकी है। तो सरकारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हुई होंगी ना? सभी उपलब्ध है। यहाँ पर पानी की लाइन है, सीवर लाइन है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सिविल लाइन भी है, सब फैसिलिटी है यहाँ पर। बस अब इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया है पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण या फिर कॉर्पोरेट का कोई प्रेशर है, जो कि मुझे लग रहा है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसके कारण यहाँ से एक रोड निकाल रहे हैं जबरदस्ती। बस एक यूनिवर्सिटी तोड़ने के मतलब बनाए उसको रखने के लिए, उसके लिए एक सेपरेट रोड खड़ा कर रहे हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई और रोड नहीं है और कोई रोड नहीं है। और इसी के कारण वहाँ पर एक काली माता जी का मंदिर था, उसको भी तोड़ा गया है, तोड़ दिया गया है और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर। उधर रोड है और अब पहले मंदिर को तोड़ा गया और अब ये कॉलोनी को तोड़ा खाली जगह पड़ी है। यहाँ से भी रोड 3 साल पहले से रोड नहीं कर रहा हो। तो आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हमें भी 50 साल हो गए। आपको भी 50 साल हो गए यहाँ पे? तो कोई मतलब उससे पहले भी कोई ऐसा अधिकारी आया कि यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं है। कब उसको 3 साल पहले कहने रहे 3 साल पहले रोड निकाला जा रहा था। तो हमारी दीवार के उधर खाली जगह पड़ी है डीडीए की, मतलब डीडीए फ्लैट बने हैं ना, डीडीए फ्लैट, उनको पार्किंग बनी पड़ी है। तो पार्किंग के रोड निकल गया तो टूट गई थी, बिल्डोजर आएगा सब कुछ होगा। तो कह रहे तुम्हारी हमने MLA कह रहे हो तो ओम प्रकाश हमने तुम्हारी बस्ती बचा दी अकेले। अब 3 साल में क्या उनको फिर डीडीए वाले ने वो केसेस खड़ो करो, उनने फ्लैटन वाले ने जो सिमम के। तो ये जमीन डीडीए के उसमें आती है? नहीं उसमें नहीं आती। डीडीए हमारे यहाँ पे बसने से बाद में बना है। डीडीए की अगर देखा जाएगा तो डीडीए हम यहाँ पे 50 से 60 सालों से रह रहे हैं और वो उसका भी 1965 में मतलब वो बना है डीडीए। तो डीडीए फ्लैट वाले तोड़वा रहे और ओम प्रकाश तोड़वा रहे कि वो अपनी जगह उधर सीधा रोड नहीं दे रहे। मैडम ये डीडीए का जन्म मेरे सामने हुआ है। ये डीडीए का जन्म
मेरे सामने दिल्ली में हुआ है। डीडीए सरकार ये हुआ नहीं करती थी दिल्ली में, लेकिन डीडीए हमारे सामने बनती है और आज डीडीए हम पे दावा कर देती है ये जगह हमारी है। डीडीए सामने शिवम एन्क्लेव डीडीए के हैं। यहाँ पहले खेत हुआ करता था, खेत सब्जी उगाया करती थी। डीडीए ने उस टाइम में ये जगह खरीदी थी, खरीद के यहाँ फ्लैट बनाए, करोड़ों में बेचे, और अब डीडीए इस पे दावा कर रही है ये हमारी जगह है, जबकि ये डीडीए ने खुद मेरे सामने खरीदी है। और अब ये डीडीए की कहाँ से हो गई है? और रोड की बात है तो 70 सालों से पीछे से लोग नहीं निकल रहे थे क्या? इंसानों को उजाड़ के रोड बनाए जाते हैं। मैं सरकार से एक और बात करना चाहूँगा, इस देश की जीडीपी में अमीरों का गरीबों का बराबर का अधिकार है और हक है, और बराबर चल रहे हैं। अमीर जीएसटी फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो गरीब अपने यहाँ पसीना और खून बहा के इस देश का पालन पोषण करते हैं। किसान दोनों का बराबर का हक है इस देश पे। तो फिर हमें क्यों ऐसा करा जा रहा है कि वहाँ से 2020 में रोड निकल चुका था, वहाँ से निकल चुका था, रोड का काम हो रहा था, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका था, वहाँ से रोड बंद कर दिया जाता है और यहाँ हमें उजाड़ा जाता है। क्यों? इस देश में और इस देश पे हमारा भी गरीबों का हक है। अगर हमारे किसान खून पसीना बहा के अगर फसल पैदा ना करें तो इस देश में पालन पोषण कैसे होगा? वो गरीब हैं तो वो अपना खून पसीना बहा के ये देश चलाते हैं, ये अमीर हैं तो ये टैक्स भरते हैं, लेकिन है तो दोनों बराबर ही ना। फिर ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? जब रोड निकल चुका था वहां से 2020 में काम शुरू हो गया था, रोड सीधा आता है टेढ़ा आता है, तो वहां से रोड निकल चुका गया था, तो फिर यहाँ से रोड क्यों निकाला जाता है और इंसानों को उजाड़ के रोड बनाए जाते हैं? कोरोना, महंगाई आज भी 2 रुपये बढ़े हैं दूध में, मदर डेयरी पे और अमूल पे, आए दिन तो महंगाई, और ये हमारे घर उजाड़े जाएंगे, उजड़ जाएंगे, तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार ने नहीं बोला कि आपको कोई फ्लैट दिया जाएगा या इसकी जगह कोई? अगर सरकार बोलती तो हम ये इतना कुछ आंदोलन करते और हाई कोर्ट से स्टे लेते। हमें कोर्ट का दरवाजा क्यों खड़काना पड़ा? वो हमें हमारी छत ही नहीं दे रही, जो कि हमारी छत ले रही है ऑलरेडी, और हमें छत ही नहीं दे रही है। मतलब यहाँ से आपको बिल्कुल उजाड़ के मतलब ये नहीं बताया जा रहा कि आपको कहाँ रहना है? नहीं, वो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि देश से गरीबी हटा के देश की जीडीपी को नंबर 1 बनाया जाएगा। इस देश को कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? यहाँ तो गरीबों को ही उजाड़ा जा रहा है, गरीब फिर और गरीब हो जाएंगे। जब गरीब और गरीब हो जाएगा तो ये देश नंबर 1 कैसे होगा? इस देश की जीडीपी कैसे नंबर 1 होगी? देश में गरीबी खत्म होगी तब देश नंबर 1 होता है और उसकी जीडीपी नंबर 1 होती है। गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है तो फिर देश गरीब होगा या नंबर 1 पे आएगा? ये बात मैं मोदी जी से कर रहा हूँ। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? मुंह हिलाने से तो मैडम आप भी हिला दोगे, मैं भी हिला दूंगा। प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। जो योजना काफी सरकारें निकालती है ना, वो योजना गरीब अगर लेने जाता है ना कहीं तो वो क्या योजना जो है प्रधानमंत्री के उस पर दिल्ली में लागू ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। क्यों? दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं आता, दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं आता, बाकी सारे स्टेट हिंदुस्तान में आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में है ही नहीं, बाकी हर जगह है। मतलब वो दिल्ली के लोगों को जो गरीब हैं उनको हटाकर वो अमीरों को यहाँ कब्जा जमाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अमीर जो हैं, मैंने बताया है, इस देश को चलाने के लिए दोनों का योगदान बराबर है। अगर अमीर टैक्स भरते हैं तो हम तो खून पसीना बहा के इस देश का पालन पोषण करते हैं। गरीब भी तो आजकल टैक्स ही भर रहा है ना। हाँ, जीएसटी भर रहा है, जीएसटी भर रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। हम टैक्स भी भर रहे हैं, हम पालन पोषण भी कर रहे हैं इस देश का, इस देश का पालन पोषण भी कर रहे हैं, हम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर भी हमें कहा जाता है गरीब है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम अमीरों से भी ज्यादा हैं। तो आप क्या कहना चाहिए? अब मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि गरीब मुंह हिलाने से कुछ नहीं होता, योजना निकालने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, विदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। क्या करा है? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ है ही नहीं। 2024 में सबका घर होगा, अपना घर होगा, और यहाँ तो हमारा ही घर उजाड़ा जा रहा है। अरे यहाँ हमारा ही घर उजाड़ा जा रहा है तो आप कहाँ से घर दोगे हमें? और वो योजना है भी नहीं दिल्ली में, है भी नहीं। मतलब फ्लैट बनाए, करोड़ों में बेचे, और अब डीडीए इस पे दावा कर रही है ये हमारी जगह है, जबकि ये डीडीए ने खुद मेरे सामने खरीदी है। राज जब खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, तो हमारे देश में कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं थी। उसके बाद पहली पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने अपने आप बना ली। उसके बाद उस पार्टी
पार्टी को जितवाया हिंदुस्तानियों ने, और जीतने के बाद कोई भी सरकार दावा कर देती है हिंदुस्तान हमारा है। अरे जब पार्टी बनी ही नहीं थी, जब अंग्रेजों का राज था, उसके अंग्रेजों के राज के बाद खत्म होने के बाद तुरंत तो ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों का था, चाहे खाली ही पड़ा था। सरकार बनाई किसने? हिंदुस्तानियों ने, और बनने के बाद सरकार दावा ठोक देती है ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे चाहे खाली पड़ा था, हमारे बाप दादों का है ना, हमारे परदादों का है ना, सरकार का कहाँ से आ गया? सरकार तो हिंदुस्तानियों ने बनाई थी अंग्रेजों के तुरंत बाद। ये तो हिंदुस्तानियों ने बनाई थी ना, पार्टी उन्होंने बनाई थी, सरकार हिंदुस्तानियों ने बनाई थी। उसके बाद दावा ठोक देती है सरकारें कि ये हिंदुस्तान हमारा है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आपने हाल ही में चर्चा में सुना होगा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो चल रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में सारे हिंदू हैं। आपके साथ सारे हिंदू? सारे, जो हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदुस्तानी तो है। राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? अभी क्या सीना फाड़ फाड़ के कोई दिखा देगा कि हम हिंदू हैं? भैया हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू ही तो हैं, सब हिंदू हैं। देखो कोई कुछ भी बोलता है वो उसकी सोच है, हमारा ये कहना हम सब हिंदुस्तानी हैं। आपका ये कहना है सब हिंदुस्तानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। तो आप बताइए, आपका घर भी टूटने वाला है? मेरा घर टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला, इसका कोई पता नहीं कोई अनजान नोटिस चिपकाया जाता है, वही नोटिस हमें सुनने को मिलता है। पता है 18 तारीख की तारीख है, 18 तारीख को हमने जो हम ठीक है छुट्टी मारते हैं ऑफिस की, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। तो मैंने सुना है इंग्लिश में नोटिस आया था, तो वहाँ पे कुछ इतने मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश में नोटिस क्यों दिया? इंग्लिश में नोटिस, वो तो हिंदी में हम लोगों ने बताया ना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है नोटिस में बताया 18 तारीख को आएंगे, जो डिमोलिशन करेंगे, और डिमोलिशन करने के बाद जो जितना भी कॉस्ट आएगी उसकी बुलडोजर की, वो लोगों से लिया जाएगा। वो ये बता रहे थे, लोग बता रहे थे मुझे। मैंने कहा डिमोलिशन करने के बाद कॉस्ट हमें दी जाएगी, भाई घर हमारा है, हमारा सब कुछ है। मतलब घर भी आपका तोड़ा जाएगा और पैसा भी आपसे? डिमोलिशन हमसे पैसे वसूले जाएंगे डिमोलिशन के, ये कह रहे हैं। ये कहीं घर मुहैया कराने की बात भी नहीं कही आपसे? घर मुहैया, हमें घर चाहिए ही नहीं, हमारा घर हमारा है भाई। तो आप क्या करेंगे? आप अगर नहीं, आप अगर डीडे फ्लैट तोड़ देते हैं, आप ये कहते हैं दूसरा फ्लैट दे देंगे, ये राजी हैं? ये तमाम दिल्ली में जितने भी घर हैं आप सब तोड़वा देंगे, हम तुम फ्लैट दे देंगे, या आप ये राजी करवा सकते हैं किसी से? नहीं करवा सकते, क्योंकि घर हमारा ही है और किसी का नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार मतलब कल अगर बुलडोजर चलाने आते हैं तो उस पर क्या करेंगे? हम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, और कोर्ट में कार्रवाई भी अगर रद्द होती है तो हम एक साथ हैं, हम अंत सांस तक यही कहेंगे हमारा घर हमारा है और किसी का नहीं है, हम देश के वासी हैं और ये देश हमारा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो ये मतलब घर तोड़ने की बात हुई है यहाँ पे अभी क्यों हुई है? मतलब उससे पहले कितने साल से आप रह रहे थे? हमारे जो अधिवक्ता मैडम है उनका भी कोर्ट में यही सवाल था सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन पैनल के सामने, जो न्यायमूर्ति की जो बैठक थी उनके सामने, कि डीडीए प्रशासन को एकदम से अभी क्यों याद आया है कि इनके घर अनऑथराइज है। 60 साल वो सो रही थी क्या? अगर आपको अनऑथराइजेशन हमारा साबित करना था, सिद्ध करना था, तो अब 18-20 दिन के अंदर ही क्यों? हमें पहले ही आगाह कर दिया जाता, आज से 20 साल पहले आगाह कर दिया जाता, जब कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के लेंटर मजबूत सीमेंट के द्वारा इनकी नींव रखी जा रही थी। हम लोग इतला होते, हमें समझ आता कि कहीं ना कहीं हम अनऑथराइज हैं, हम इस चीज़ को समझते। और फिर अब एकदम से एक शॉर्ट नोटिस लगाकर आप कह रहे हो 18 तारीखों को आपके घरों को तोड़ा जाएगा, और आप इसके लिए आपकी कोई पुनर्वास और मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब मुआवजा भी नहीं देगी? नहीं, इन्होंने कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया है अपने नोटिस में कि हमें कोई मुआवजा दिया जाए या कुछ भी दिया जाए। ये मीटर लगे हैं सरकारी द्वारा ही लगे, और अब जब आप जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्म भरते होंगे ना इस चीज़ का, तो वहाँ पे सवाल नहीं क्या आता कि आप लेकर जा रहे हैं? इस मीटर से पहले तो हमारे पास बहुत सी सरकारी सुविधाएं हैं जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। हम राशन कार्ड है हमारे पास, 1973 में भारत सरकार द्वारा अलॉट किया गया था हमें। 1962 का हमारे पास हाउस टैक्स रिसिप्ट है, वो तो इनसे काफ़ी पुरानी है, ये तो 1993 में लगे हैं मीटर्स। फिर आज क्यों सरकार कह रही है कि बस्ती इल्लीगल है? तो यही तो हमारा मानना है, ये प्रशासन की जालसाजी है, कुछ बीजेपी शासित लोगों का हथकंडा है ये। हमारा यही तो क्वेश्चन है, ऐसी कोई सरकारी सुविधा नहीं है जो यहाँ के स्थानीय जिसका लाभ ना उठा रहे हैं स्थानीय लोग। आप हमें अनऑथराइज बता रहे हो। फाइट का ये सिविल लाइन है, ये आपको लग रहा है काफ़ी नहीं, ये बी की डली होगी, ये बहुत पुरानी डली हुई है, आज से 25 साल पुरानी डली हुई है ये। तो सारी सरकारी सुविधाएं वो बहुत पुरानी है? जी, उन सब का हम लाभ उठा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड है जो अभी का है,
आप घरों की रूपरेखा देख सकते हैं, कितने पक्के तौर तरीके हैं, इनका मैप दे सकते हैं। आपको इनसे लग रहा है ये अभी बसे होंगे? तो ये पूरी कॉलोनी कितने साल तक मतलब पुरानी है, ये बताइए। ये पार्टीशन के टाइम का, अगर आप हमारी हिस्ट्री की बात करोगे तो हम विभाजन जब हुआ है जभी का बसाव है हमारा। हम पहले पाकिस्तान से आए थे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 एकड़ की ज़मीन अवल खान नाम के व्यक्ति से खरीद कर हमें यहाँ पर रजिस्ट्री हमें करके बसाया था यहाँ पर बसाया था जी। उस वक्त की आपकी रजिस्ट्री जी हमने शो करा है। हमने आज न्यायालय में जो हमें स्टे मिला है उसी के आधार पर मिला है, क्योंकि कब तक के लिए स्टे मिला है आपको? स्टे अभी हमें 23 तारीख मिली है। 23 तारीख में जिसमें कोर्ट में हमें कहा गया है कि जो भी कोर्ट का जो फैसला है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो जुरिडिक्शन का मामला है उनके तक नहीं पहुँच पाए, उनको हम शो करेंगे जो उन्होंने हमसे मांग करी है, जो भी उनका पैनल है न्यायमूर्ति साहब का। अब वो डॉक्यूमेंट्स हम अगले 2 या 3 दिन में हम पेश कर कोर्ट में अपनी 23 तारीख के लिए पूरी तरह से फाइट करेंगे। अगर उसके बाद मान लो फिर भी बुलडोज़र आता है पर अब उसके बाद आप हमें पूरी उम्मीद है नहीं आएगा बुलडोज़र, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है जो ऐसा शो करे कि बुलडोज़र आए। बुलडोज़र आना तो उन्हीं की मर्जी है, सिर्फ चंद लोगों की। इसको कोर्ट अभी आज से 16 तारीख को हाई कोर्ट के ही जस्टिस सुब्रमण्यम थे। पहला मामला कब, मतलब पहला नोटिस कब लगाया? मतलब ये अभी लगाया? जस्ट यही तो बात पहले भी नहीं आया। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था कि अभी इन्हें क्यों याद आया कि हम अनऑथोराइज हैं। मतलब किस तारीख को लगा? वो भी हमें कोई इतलानामा नहीं दिया गया है, एकदम से नोटिस लगाया जा रहा है, एक शॉर्ट नोटिस, लघु सूचना लगाई जा रही है, जिसके आधार पर 18 दिनों का समय दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपको बेघर किया जा रहा है। ऐसा मतलब थोड़ी होता है। परिवार को नहीं बताया, खाली एक दीवार पे आके नोटिस चिपका दिया। और मैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर जानकारी बता दूं, जब किसी को डेमोलिशन ऑर्डर आता है, ध्वंस किया जाता है किसी भी कॉलोनी को, तो व्यक्तिगत आधार पर चिन्हित किया जाता है, प्रत्येक एड्रेस पर बताया जाता है कि इस घर को तोड़ा जाएगा। और डीडीए ने जो नोटिस लगाया है उस नोटिस में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कितने घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने चारों कोनों में लगाया है, इससे ये साबित हो रहा है कि वो पूरा नगर तोड़ देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डीडीए चाह रहा है कि पूरी जो ये जगह है उसके हाथ में? जी, ये मैं इसमें डीडीए का ही रोल नहीं कहूँगा, इसमें साथ में नज़दीकी विधायक और भारतीय जनता पार्टी का भी कहूँगा, जो हमेशा गरीबों के खिलाफ रही है उनकी पॉलिसी। उनकी विदेश नीति में जो मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है वो भारत को गरीबी से नहीं, गरीब को ही हटाना चाहते हैं भारत से। लेकिन वो तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। बोलने के लिए तो हमने भी बहुत ऐसी पॉलिसीज़ देखी हैं, अब पन्नों में गिनवाने के लिए तो बहुत है। पॉलिसीज़ वो होती है जो व्यवहारिक तौर पर क्रियान्वित की जाए। प्रैक्टिकलिटी में कौन सी पॉलिसी उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जिसका गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, आप एक का बता दो, मैं उसका अभी क्रिटिसिज्म करके दिखा दूंगा। जो गौतम गंभीर यहाँ पे जो सांसद हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके विषय में ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो वो सांसद है, राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए जो खेल या किसी क्लास में, क्योंकि राजनीति का अनुभवी व्यक्ति को ही सांसद बनाना चाहिए। हमने जब उनके ऑफिस पर गए हैं, हमें ऐसी कोई भी सांत्वना तक नहीं दी गई है कि आपके घरों को बचाया जाएगा। सबसे पहली बात तो जब भी जाते हैं सुनने में आता है वो साहब किसी दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, अभी किसी पब्लिक मीटिंग में है, साहब विदेश मंत्रालय से कोई आया हुआ वहाँ बिजी हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। हमने सांसद बनाया, हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, हम लोगों की जन सुनवाई के लिए जब वो सक्रिय नहीं होंगे तो उनका क्या फ़ायदा है। जो यहाँ के विधायक है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मदद, उन्होंने भी मदद, उनकी तो लैंग्वेज ही गैर संवैधानिक है। ऐसे व्यक्तियों को तो मेरा मानना है उनका चुनाव और उनकी जो संवैधानिकता है उन्हें रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है, उन्होंने हाथ खड़े करके कहा था 35 घर टूटेंगे। ऐसे अगर हमारे मौजूदा विधायक अगर हमें ऐसा आश्वासन देंगे तो ये कहाँ तक उचित है? आप बताओ। हमने विधायक बनाया और हमारे विधायक हमें कहेंगे कि आप लोग क्यों आए हो? हमने कहा साहब हमारे घर टूट रहे हैं, आपको पता होगा वहाँ नोटिस लगाया गया है, आपकी क्या राय है? उन्हें बचाना चाहिए। कह रहा आपको बोल तो दिया है कि 35 घर टूटेंगे। अब ये बताओ, इस तरह हमारे विधायकों की शब्दावली होगी कि 35 घर टूटेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे? उन पर आश्रित रह सकते हैं? हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कहीं बीजेपी का ये रोल मॉडल है हमें यहाँ से खदेड़ने का। मतलब बीजेपी तो बोलती रोजगार उन सब की बातें करती है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, बीजेपी की अभी भी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं मैंने उनको प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं काफ़ी व्यापक नीतियाँ बनाई हैं, ऐसी बहुत सी उन्होंने नीतियाँ अभी भी सामाजिक क्षेत्र में उनकी चल रही हैं जो व्यवहारिक तौर पर क्रियान्वित नहीं की जा रही है, जो पूर्णतः गलत है। अगर वो रोजगार की बात कर रहे हो तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देते ही भारतीय प्रधानमंत्री को भी आलोचनात्मक रवैये से मैं उनका आलोचना करना चाहूँगा। अभी राजपथ से जो उन्होंने तिरंगा लगाया हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन पे, उन्होंने बिल्कुल भी युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करी। ये थोड़ी होता है कि 3 हथकंडे बता दिए, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार, ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। आपने भाषण दिया है राजपथ से, आपको पता होना चाहिए कि देश के लोगों की क्या मांग है। ये परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार, ये तो हम लोगों को पता है कि नेपोटिज्म पॉलिटिक्स क्या है, सुएविटी क्या है, करप्शन क्या है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। 83 मिनट के भाषण में सबसे शर्म की बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी युवाओं के बेरोजगार की बात नहीं करी, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात
बात है कि आप इस सोसाइटी को क्या स्लम एरिया समझते हो? यहाँ पर PhD होल्डर हैं, ACP हैं, DM ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो यहाँ वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। जी, यहाँ पर आपको BA पास तो हर घर में से एक व्यक्ति मिल जाएगा, और हायर एजुकेट की बात करो तो हर घर में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। कोई MPhil कर रहा है, कोई MA कर रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट है। तो आप कैसे कह सकते हो कि तो जो सरकार ने महंगाई बढ़ाई इस पर आप अपनी राय देंगे? देखिए मैम, अभी तो बेटर होगा कि आप हमारे घरों के तोड़ने के मुद्दे बात करें, क्योंकि सरकार की इतनी पॉलिसी है। राय तो मेरी बहुत है, मेरे से ओपिनियन लोगे तो मैं आपको पर्सनली अपनी मेल ID और अपने जो भी आप सोशल साइट्स है उस पर आपको लिंक भेज देता हूँ। अगर ऐसा इस तरह का क्रिटिसिज्म चाहते हो, मैं चाहता हूँ कैमरे पे अभी मैं गरीबों को जो घर उजाड़ा जा रहा था उसके मुद्दे पे बोलो तो आप अच्छा रहेगा। तो आप मतलब क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम दीपक है, मैं यहीं का निवासी हूँ। जिसे सरकार झुग्गी झोपड़ी कहकर तोड़ रही है, मैं यहीं के पक्के मकानों में रहता हूँ। वो उनकी राय है, ये झुग्गी झोपड़ी है, मेरे लिए पक्का मकान है। तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी कहकर ये नोटिस लगाया। हाँ, वो उनकी गलत फहमी है ना। पहली बात तो वो लोगों को गलत रवैये में लोग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अनएजुकेट हैं, बुरिश हैं, हमें कोर्ट के प्रोसीड नहीं पता, हमें लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं पता, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पता कैसे होते हैं, हमें सब प्रोसेस पता है। वो जहाँ कहेंगे, जिस भी एरिया में कहेंगे वहाँ जाके फाइट करेंगे, हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे इन्हें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।